गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा क्लास टॉपिक कल हमने पढ़ा था नील बोर का मॉडल। ठीक है, नील बोर का मॉडल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ नील बोर मॉडल या एडवांटेज ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के क्या एडवांटेजेस थे, क्या फायदे थे बोर मॉडल के। देखो, सबसे पहला क्या कहता है बोर मॉडल का फायदा, कहता है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया था। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किसने ये बता दिया था? जो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो रहा था स्टेबिलिटी को बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन किसने कर दिया था? नील बोर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन किया था। दूसरा, इसने क्या किया था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम था ना भाई, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। देखो, इसका लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से था। ये आपकी n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और n बराबर 8। ठीक है, थोड़ी लाइन को ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, तो इसने लाइन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन किया? इसने लाइन स्पेक्ट्रम इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इसने बताई लेमन सीरीज। लेमन सीरीज, देखो लेमन सीरीज के अंदर क्या हुआ? 1 से 2 इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है भाई, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ से और ये ऐसे। ये थी लेमन सीरीज इसकी। अगली थी बाल्मर, यहाँ लिख देता हूँ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज थी ऐसे N2 से। ठीक है, ठीक है, N3 से। ठीक है, यहाँ पे थी पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज थी ऐसे। लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा है ये। पाश्चन सीरीज के बाद यहाँ पे थी ब्रैंकेट सीरीज। ब्रैंकेट सीरीज थी यहाँ से। ठीक है, ब्रैंकेट सीरीज के बाद यहाँ थी पीफंड सीरीज। पीफंड सीरीज थी यहाँ पे। तो ये था क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था किसने? नील बोर मॉडल ने। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर कर दिया था। उसमें इसने ये कहा था कि जो फर्स्ट होती है लेमन सीरीज, उसमें कहता है कि जो N1 तो होता है वो 1 होता है। N1 तो होता है 1 और N2 यानी कि हायर जो होता है वो होता है 2, 3, 4 एंड सो। ये जो रीजन होता है ये यूवी रीजन के अंदर होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर होती है। लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर N1 की वैल्यू यहाँ 1 होती है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। दूसरी जो सीरीज के बारे में इसने बताया कि जो बाल्मर सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और बाल्मर सीरीज में कहा कि N1 तो होता है 2 और N2 होता है 3, 4, 5 एंड सो। ये जो रीजन होता है बाल्मर सीरीज वाला, वो विजिबल रीजन के अंदर होता है। ठीक है, पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तीसरी जो बात बताई इसने, वो बताई पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में ये कहा कि जो N1 होता है वो तो 3 होता है और N2 होता है वो 4, 5, 6 एंड सो ऑन होता है। और ये जो सीरीज होती है ये होती है IR रीजन में, IR इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये 3 सीरीज हो गई, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और पाश्चन सीरीज। उसके बाद जो 4th सीरीज आती है वो उसे हम बोलते हैं बेटा ब्रैंकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैंकेट
सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में कहता है कि N1 तो होता है 4 और N2 आपका रहेगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ये किस रीजन में होती है? ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही होती है। इसके बाद फिफ्थ जो आती है वो आती है आपकी पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में कहता है कि N1 तो आपका 5 रहता है, N2 आपका 6, 7 एंड 8 सो चलता रहता है, 6, 7 एंड सो। पी फंड जो सीरीज होती है ये भी आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही होती है। तो ये इसने बताया था क्या कि हम लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इस सीरीज के द्वारा। बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज और आपकी पास्चन सीरीज, ये 5 सीरीज है जो आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, लेमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट और पी। क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड क्या कहा इसने कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि इसके द्वारा वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेव नंबर। और जो वेव नंबर कैलकुलेट होगा वो किसके द्वारा होगा? रैडबर्ग फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट होगा। किसके द्वारा? रैडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, रैडबर्ग फॉर्मूला के द्वारा क्या होता है? कैलकुलेट होता है। और जो रैडबर्ग फॉर्मूला होता है उसमें क्या लिखेंगे? देखो, वेव नंबर को न्यू नोट से लिखेंगे और न्यू नोट होता है 1/λ, 1/λ। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर, वेयर R आपका होता है रैडबर्ग कांस्टेंट, रैडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 109673 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया। न्यू बार वेव नंबर, लैम्डा आपकी क्या होती है? वेवलेंथ। N1 और N2 आपकी क्या रहेंगी? सेल्स रहेंगी कि भाई किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? वेव नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, वेव नंबर या आप किसी की भी वेव लेंथ आप उसकी निकाल सकते हो। क्लियर हो गई ना बात? देखो क्या कहता है आपसे कि कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट वेवलेंथ, कहता है कि वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ऑफ ए स्पेक्ट्रा लाइन इन लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के स्पेक्ट्रा की, लेमन सीरीज के स्पेक्ट्रा की क्या कीजिए? वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए कोरस्पोंडिंग टू N2 बराबर 3, जिसमें N2 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो देखो हम किसकी बात करेंगे? फॉर लेमन सीरीज की बात करेंगे। लेमन सीरीज के अंदर आपने क्या पढ़ा था बताओ? पहली सीरीज थी N1 तो होता है 1 और N2 होता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यही होता है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? न्यू बार 1/λ। इसकी जगह पे आप पुट करेंगे R 1/N1 की स्क्वायर 1/N2 की स्क्वायर। देखो 1/λ R की वैल्यू 10, 96, 77। 1/N1 कितना रहेगा? इसके लिए 1 की स्क्वायर रहेगा। N2 कितना रहेगा? 3 की स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/λ 10, 96, 77। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/9। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? अब देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 1, तो आ जाएगा 8/9। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ से 1/λ 10, 96, 77 इंटू में 8/9। ठीक है, अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो जब इन्वर्सली आएगा तो लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 102.6 नैनो। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हो? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको
करने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अब पढ़ लेते हैं भाई हम क्या कि भाई ये जो लिमिटेशन क्या थी बोर मॉडल की, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। देखो भाई सबसे पहले लिमिटेशन देखो बोर मॉडल की, बोर मॉडल कहता है कि इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज थी। हाइड्रोजन का तो बता दिया था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उन स्पीसीज का लाइन स्पेक्ट्रम जो था उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जो था उसको बोर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। इसने क्या किया कि जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस थी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, भाई जो लाइन स्प्लिट करती है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम हो रहा था उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम करती थी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग करती है तो उसे हम कहते हैं चिम्मन इफेक्ट। अगर वो लाइंस स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस किस फील्ड में करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में करती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो इस चिम्मन इफेक्ट हो रहा था और ये जो स्टार्क इफेक्ट हो रहा था उस चीज को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी बात ये कही कि इसने ना भाई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो था एटम का, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जो था एटम का उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसने सिर्फ एक फ्लैट मॉडल दिया था, यानी कि एक 2 डायमेंशनल मॉडल दिया था किसका, एटम का। फोर्थ क्या कहता है कि इसने ना शेप ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं किया, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की जो शेप थी उस चीज को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और फिफ्थ जो है इसका वो है कि इसने ना ड्यूल नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, ड्यूल नेचर ऑफ एटम जिसमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर आते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसने डी ब्रोगली इक्वेशन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। एंड और किसको नहीं किया, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो नहीं एक्सप्लेन करने वाली टर्म्स आई हैं, ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इसकी लिमिटेशन रही थी। पहली, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड में हो रही थी जहाँ पे आपका चिम्मन इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस का स्पेक्ट्रम हो रहा था उसमें जो स्टार्क इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 3D स्ट्रक्चर था एटम का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने सिर्फ फ्लैट मॉडल दिया था। फोर्थ क्या बताया कि जो शेप ऑफ ऑर्बिटल थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिफ्थ, ड्यूल नेचर ऑफ एटम, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।